हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपके लाए हैं बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर रिवीजन एट ए ग्लैंस, एक नज़र में पूरा कोर्स। जो भी आपके सेमेस्टर में जितने भी टॉपिक हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको हम एक सेमेस्टर में, एक पीरियड में या एक वीडियो में उसको ख़त्म कर देंगे। और आप उसको अगर 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपका पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक हमारा है संख्याएं। ठीक है, जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? संख्याएं। तो सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि संख्या क्या है, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो संख्याओं का एक टॉपिक हमारा पहले से एक वीडियो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, लेकिन आप इसमें भी देख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप उसको इसी वीडियो में देख सकते हैं। तो पहला संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला तो आपको ये करना है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर सम संख्याएं। जो आपको पता है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है विषम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम जो 2 से कटती नहीं है, 2 से विभाजित होती नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर 3, 5, 7, 9, ये कौन संख्या हो जाएगी? आपकी विषम संख्याएं। ठीक है, इसके बाद है आपका अभाज्य संख्याएं। कौन संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक वो स्वयं और एक। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं के 2 गुणनखंड हो, एक और एक स्वयं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जब ले लेते हैं 19 को, 19 के 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 19। ठीक है, तो ये कौन संख्या हो गई? आपकी अभाज्य संख्या। इसके बाद चलते हैं आगे। तो अगली जो आपकी संख्याएं हैं वो है परिमेय संख्याएं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे 1/2, तो ये P हो गया, ये आपका Q हो गया। तो जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी है उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं वो संख्याएं कैसी होंगी? अपरिमेय संख्याएं। जैसे पाई आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक संख्या को जैसे ये दी जाए 0.33 डॉट डॉट डॉट, और पता नहीं कि कितने 3 इसमें हैं, तो ये कैसे हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। जितनी भी संख्याएं आपकी रूट में होती हैं, √3, ये संख्याएं कैसी हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय समझ गए। इसके बाद चलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। कौन संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं। तो एक तो सह अभाज्य संख्या 2 होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि ये संख्या अभाज्य भी है और सम भी है, तो इसे हम सम अभाज्य या सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं तो ऐसी संख्याएं होती हैं कि जिनका मासा 1 हो। यदि 2 संख्याओं का मासा 1 होता है, क्या होता है? मासा 1 होता है, तो वो आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे 3 और 4, तो 3 आपकी विषम संख्या, 4 कैसी सम संख्या है, लेकिन दोनों आपस में कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं? सह अभाज्य। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। तो ये आपका कुछ संख्याओं के बारे में था। इसके बाद पूर्णांक के बारे में करते हैं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो पहले बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्या की 0 से लेके और अनंत तक होती है। कहां तक होती है? अनंत तक। ठीक है, इसके बाद प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से लेकर अनंत तक होती है। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या आपकी 0 से लेकर
अनंत तक होती हैं और प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। ठीक है, अगर पूर्ण संख्या माइनस प्राकृतिक संख्या कर दी जाए, पूर्ण संख्या माइनस प्राकृतिक संख्याएं, तो इसका आंसर आएगा 1 और वो संख्या कौन सी होगी? 0। कौन संख्या होगी वो? 0। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वैसे हम बताने की मूड में नहीं थे, लेकिन फिर भी बता देते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं आपकी 10 होती हैं। ठीक है, ये हमको मूल संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या या मूल संख्याएं कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे। जो हमारा दूसरा टॉपिक है, ये संख्याओं से संबंधित बातें हो गई। दूसरा हमारा टॉपिक आता है आपके सिलेबस के हिसाब से जाति मान और स्थानीय मान। कौन सा है? जाति मान और स्थानीय मान। तो इसमें हम चलते हैं कि जाति मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, तो जाति मान वो मान होता है जो आपकी जात को बताए। ठीक है, और स्थानीय मान वो मान होता है कि जो आपके स्थान को बताए। किसी की जात कुछ और हो सकती है तो जो कभी मिटेगी नहीं, लेकिन उसका स्थान बदल सकता है। ठीक है, मिट भी सकता है। मान लो आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, कल प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो इनके किस मान में परिवर्तन होगा? स्थानीय मान में। किस मान में परिवर्तन हो जाएगा? स्थानीय मान में। ठीक है, लेकिन कल भी नाम उनका जो मोदी था और आज भी उनका नाम क्या रहेगा? मोदी। तो ये कैसा मान हो गया? जाति मान। ठीक है, अब संख्याओं में चलते हैं। एक को देखते हैं पहले जाति मान को। जाति मान जैसे ये संख्या दी 3, 2, 5, 4, 3, 1, तो 3 का जाति मान यहाँ भी 3 है। ठीक है, जाति मान यहाँ भी कितना है? 3 है, और जाति मान यहाँ भी कितना है? 3 है। ठीक है, तो इसकी जात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अब हम चलते हैं स्थानीय मान पे। इसी संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं। स्थानीय मान अगर हम इसका निकालें 3, 2, 5, 4, 3, 1 का, तो यहाँ पे इसका स्थानीय मान 30 हो जाएगा और यहाँ पे इसका स्थानीय मान कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 3 के बाद 5 जीरो। ठीक है, तो इसके स्थानीय मान में परिवर्तन हो गया। यहाँ पे इसका कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि ये कैसा मान है? जाति। और ये कैसा मान है? स्थानीय, जो स्थान के साथ में आपका हमेशा बदलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद है आपकी गुणा तथा भाग की संक्रियाएं। तो गुणा की संक्रियाएं आपको लगभग आती होंगी। उसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी आपके नियम हैं वो नियम आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो भाग का जो भाग में आपकी संक्रियाएं होती हैं उससे एक क्वेश्चन आपका अवश्य आता है। और वो क्वेश्चन क्या है कि जैसे भाग अगर हम करते हैं तो ये आपका भाग का निशान हो गया। यहाँ पे जो लिखते हैं इसे कहते हैं भाजक, यहाँ पे जो लिखते हैं इसे कहते हैं भाज, और यहाँ पे जो लिखते हैं इसे कहते हैं भागफल। ठीक है, और अगर कोई चीज नीचे हमारी बच जाती है, ठीक है, अगर कोई चीज हमारी नीचे बच जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं शेषफल। तो ये आपका हो गया भाजक, ये हो गया भाज, ये हो गया आपका भागफल। ठीक है, और नीचे जो बचता है उसे क्या कहते हैं? शेषफल। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे होती है। फिर इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है, तो आपको क्वेश्चन में मेन उसका उद्देश्य क्या होता है कि एक इसका फार्मूला होता है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल। ठीक है, और प्लस शेषफल। ये फार्मूला बनता है, इसी पे आधारित करके वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फार्मूला क्या है? भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर हम इसका और इसका गुणा कराएंगे, ठीक है, इसका गुणा कराएंगे और इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? हमें भाज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? भाज। तो ये क्वेश्चन आपका एक इससे संबंधित आता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसका क्वेश्चन देख सकते हैं कि 716 में, ठीक है, उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं
800 में किस संख्या का भाग करने पर भागफल 20 तथा शेषफल 0 बचेगा किस संख्या का हम भाग कर रहे हैं 800 में कि भागफल हमारा 20 आ जाए और शेषफल कितना आ जाए 0। तो ये क्या हो गया हमारा भाज। 800 क्या हो गया भाज बराबर क्या होता है, भाज बराबर होता है आपका भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पूछा क्या है उसने, आपसे पूछा उसने भाजक, डायरेक्ट ना कुछ उसने कहा किस संख्या का भाग करें, उसका मतलब उसने भाजक पूछा है। भाजक दिया आपका 800 बराबर भाजक आपको कुछ नहीं दिया तो उसको x मान लेंगे गुणे भागफल आपका दिया है 20 प्लस 0। अब 0 का कोई मतलब नहीं है तो ये हो जाएगा 800 बराबर 20 x इधर 20 इधर गुणे में है, इधर किस में जाएगा भाग में। 800 बटे 20 बराबर x, 20 से काटेंगे तो x बराबर कितना आएगा 40। भाजक हमारा कितना आ गया, भाजक आ गया हमारा 40। ठीक है, तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको इसमें से भाग की संख्याओं से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका है भिन्न की संकल्पनाएं और गणितीय संक्रियाएं। तो भिन्न गणितीय संक्रियाओं का मतलब होता है कि चारों संक्रियाएं हमारी कौन कौन सी चारों संक्रियाएं होती हैं, तो प्लस माइनस गुणा और भाग। लेकिन वो किस पे अप्लाई करना है, तो वो आपको अप्लाई करना है भिन्न पे, फ्रैक्शन पे। और भिन्न आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक तो भिन्न आपकी जो जनरल भिन्न होती है और एक दशमलव भिन्न होती है। आपके कोर्स में दोनों भिन्नें दी हैं। तो पहले भिन्न के बारे में समझ सकते हैं कितने प्रकार की भिन्न होती है या भिन्न की जनरल बात क्या होती है। तो किसी भी एक भिन्न जिसे हम भिन्न कहेंगे इसमें दो चीजें होंगी, अंश और हर। ठीक है, अंश और हर। जब दशमलव भिन्न में जाएंगे तो उसे लिखा एक तरफ जाता है, लेकिन उसमें अंश और हर दोनों होते हैं। तो एक अंश होगा और एक हर होगा। ऊपर वाला आपका अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। अगर कोई भिन्न ऐसे लिखी है 2 से 1/3, ठीक है, तो ये कैसी भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। कैसी भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। और जिसका अंश छोटा है और हर बड़ा है, ठीक है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये आपकी सामान्य भिन्न है। और ये जिसका अंश बड़ा है और ये हर छोटा है, ये आपकी कैसी मिश्रित भिन्न, कैसी भिन्न है, मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो इससे हो सकता है आपसे डिफिनेशन पूछ ले। इसके बाद हम चलेंगे भिन्न की संक्रियाओं पर। तो सबसे पहले भिन्न को जोड़ना सीखते हैं। क्या सीखते हैं, भिन्नों को जोड़ना। ठीक है, सबसे पहले सीखते हैं भिन्नों को जोड़ना। तो जैसे सिंपल भिन्न को पहले जोड़ना सीखते हैं, 2/3 प्लस 3/5। तो अगर ऐसी कोई भिन्न दी है तो इसको हम तब तक नहीं जोड़ सकते हैं जब तक हमारे हर बराबर ना हो। तो हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका लासा लेंगे। क्या करेंगे, इनका लासा लेंगे। लासा आएगा कितना, 5 × 15। नीचे वाले का इसमें भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग। 3 × 5 = 15। जितनी बार जाएगा उसको ऊपर गुणा करेंगे। 5 × 2 = 10। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब नीचे लेके अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 3 = 15। 3 के ऊपर गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 3 × 3 = 9। अब इसको जोड़ेंगे, 10 और 9 कितना, 19। 19/15। ठीक है, ये क्या आएगा इसका आंसर। समझ गए। तो ये जोड़ने की बात हो गई। अब इसके बाद करते हैं बात घटाने की। किसकी बात करते हैं, घटाने की। 3/5 - 2/3 इसको घटाना है। ठीक है, तो ये इसका फिर एलसीएम कितना आ गया, 15। इसका गुणा कराएंगे, 5 × 15 3 × 3 = 9। इसका गुणा कराएंगे, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10। अब माइनस का ज्यादा है तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 1/15। ठीक है, माइनस का 1/15। ये तो इसकी बात हो गई। अब अगर मिक्स से सवाल दिया हो तो मिक्स सवाल में क्या करेंगे, 3/5 प्लस 2/3 माइनस 1/2 प्लस 2/3। ये सवाल दिया है।
तो इन सबका पहले लासा लेंगे, 5 3 15 दूनी 30, इसका भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 3 18, प्लस इसका भाग करेंगे 10 बार जाएगा, 10 दूनी 20, माइनस इसका भाग करेंगे 15 बार जाएगा, 15 आएगा, इसका भाग करेंगे 10 बार जाएगा और 10 दूनी 20, तो 18 20 और 20 40, 10 50 और 58 से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 43, 43 बटे 30। ये क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। समझ गए? जो मिक्सचर वाली भिन्न आती हैं वो आपकी ऐसे करेंगे। अब मान लो मिश्रित भिन्न को जोड़ना है, ये तो इसकी बात हो गई, लेकिन मिश्रित भिन्न कर दी है, ऐसे दिया 2 सही 1 बटे 3 प्लस 3 सही 1 बटे 4 माइनस 4 सही 1 बटे 3, ठीक है, ऐसे दिया है। तो पहले इन भिन्न को सही भिन्न बनाएंगे, तो 3 दूनी 6 7 बटे 3 प्लस 4 3 12 13 बटे 4 माइनस 4 3 12 13 बटे 3। अब ये बन गई तो फिर इसका एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, 3 चक्कू 12 7 चौक 28 प्लस 4 3 12 13 3 39 माइनस 3 चक्कू 12 13 चक्कू 52, ये दो प्लस के हैं तो इनको ऐड कर लेंगे, 39 28 9 8 17 3 2 5 1 6 67 माइनस 52 7 से 5 1, कितना आया 15 बटे 12, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये मिश्रित भिन्नों का जोड़ना और घटाना हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भिन्नों का गुणा। क्या है? भिन्नों का गुणा, ठीक है। जब गुणा की बात करेंगे तो मान लो कि ये ऐसे दिया 2 सही 1 बटे 3 इंटू 3 सही 1 बटे 5 इंटू 15 सही 1 बटे 15, ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन दे दिया। तो इसको पहले करेंगे, 3 दूनी 6 7 बटे 3 इंटू 5 3 15 1 16 बटे 5 इंटू 15 15 225 और 1 226 बटे 15, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब ऐसी संख्या आती है तो ऊपर ऊपर का गुणा कराते हैं, इसका गुणा यहाँ पे करा के लिखेंगे और इसका गुणा यहाँ पे करा के लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। तो गुणा में क्या करते हैं, पहले इसको सही बटे में करते हैं, फिर अंश अंश का गुणा करते हैं और हर का गुणा करते हैं और यहाँ पे अंश बटे हर लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं भाग की संक्रियाओं पे। कौन संक्रिया? भाग की संक्रिया, भिन्नों का भाग, ठीक है। भाग पे चलते हैं तो 2 सही 1 बटे 3 भागित 3 सही 1 बटे 15, इसका हमें भाग करना है। तो पहले सही करेंगे, 3 दूनी 6 7 बटे 3 भागित 15 3 45 46 बटे 15। भाग का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, उसको हम किसे बदलते हैं, गुणा में, और 7 बटे 3 ये गुणा में जाएगा और ये वाली संख्या कैसे हो जाएगी, पलट जाएगी, 15 बटे 46, 3 एकम 3 3 5 15 7 पन्ना 46 3 7 पन्ना 35 बटे 46, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, समझ गए। तो ये आपका भाग करने की संक्रियाएं। इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है वो है दशमलव संख्या की अवधारणा। इसके बाद जो अगला है आपका वो है दशमलव संख्याएं। तो पहले दशमलव संख्याएं, इन पे संक्रियाएं जो हैं आपकी वो दी हुई हैं कि दशमलव संख्या क्या होती है और उन पे चारों संक्रियाओं को आपको बताना है। तो सबसे आसान तरीके से सीखते हुए चले जाएंगे। पहले चलते हैं जोड़ को सीखना, ठीक है, जोड़ना। सबसे पहले क्या सीखते हैं, जोड़ना। आपको दिया 3.0054 प्लस 'ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया है। तो इसमें आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि हमारा दशमलव के सामने दशमलव रहना चाहिए। तो दशमलव सामने दशमलव रहने के लिए क्या है, 3.0054। अब ये दशमलव जहाँ पे वहां पे इधर लिख दिया, इसके आगे इधर वाली संख्या इधर लिख दी और इधर वाली संख्या इधर लिख दी, 0021। फिर दशमलव के सामने दशमलव रहेगा, 0 इधर लिख दिया, 0098। फिर क्या है, दशमलव के सामने दशमलव रहेगा, 075। ठीक है, इनको जोड़ना है। 8 1 9 9 4 13, 10 2 12 5 17, 6 7, दशमलव के सामने दशमलव, 4 3 7। ठीक है,
तो ये जोड़ने में ऐसा कैसे करेंगे कि दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे। अब बात करते हैं घटाने की, ठीक है, इसकी बात करते हैं दशमलव का घटाना। तो घटाना की बात करते हैं तो इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, घटाने का क्वेश्चन लेते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें वही ध्यान रखना कि दशमलव के सामने क्या रहना चाहिए, दशमलव रहना चाहिए। तो यहाँ दशमलव सामने दशमलव, यहाँ पे 0.0054। 8 से घटाएंगे तो 4 बचेगा, 9 से घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसीलिए दिया। अब यहाँ पे कुल लोग इसको 0 कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कितना बचेगा 9, यहाँ पे कितना बचेगा 9 और यहाँ पे कितना बचेगा 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। अब करते हैं बात दशमलव में गुणा की। किसकी बात करते हैं, गुणा की। तो जब गुणा की बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं 0.0005 गुणा 4.2। ठीक है, 4.2 ये हमने क्वेश्चन ले लिया। तो अब गुणा करने में बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल सिंपल तरीका अपनाना है कि इनका गुणा करो, जो संख्याएं दी हैं तो 5 का गुणा 210 में करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 से 21, 210 आ गया। अब दशमलव को पीछे की साइड से काउंट करेंगे। ठीक है, किस साइड से काउंट करेंगे, पीछे की साइड से। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 संख्याएं हैं, तो 4 और 5 और यहाँ पे क्या लगा देंगे दशमलव, तो 0.0021 तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। अब बात करते हैं भाग के बारे में। किसके बारे में, भाग के बारे में, जिसमें भी आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो। भाग के बारे में बात करते हैं 0.0016 भागित 0.4, 0.0016 भागित 0.4। अब ऐसा क्वेश्चन आया तो आप उसको कर नहीं पाएंगे, क्या करेंगे 0.0016, इसको हम तो ऐसे लिख लेंगे नीचे 0.4, ऊपर एक अंक दशमलव है, नीचे भी है तो ऊपर का और नीचे काटा तो ये दशमलव यहाँ पहुंच गया। अब इधर कितने अंक दशमलव 1 2 3, तो ये दशमलव हटाएंगे और इधर 0 कितने बढ़ाएंगे 1 2 3। अब आपका क्या हो गया 16/4000। 4 से काटेंगे 4 के 16, 4 से काटेंगे तो 1000, फिर 4 से काटेंगे, इधर काटेंगे 2 से, 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 250, 1/250 क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भिन्न की सभी संकल्पनाएं याद होनी चाहिए और वहां पे आप उनको कर पाए। ठीक है, इसके बाद आपका है अपवर्तक और अपवर्त। क्या है, अपवर्तक और अपवर्त। अपवर्तक और दूसरा क्या है अपवर्त। ठीक है, इसमें आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अगर ये आपको ऐसे दिया जाए कि गुणनखंड और गुणज तो शायद कम कंफ्यूजन है। अगर इसमें लिख दिया जाए गुणनखंड और इसमें लिख दिया जाए आपका गुणज तो आप इतना कंफ्यूज नहीं रहे, लेकिन वो लिख देता है अपवर्तक और अपवर्त तो फिर उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अपवर्तक का मतलब होता है कि जिसका भाग या जो उसके गुणज हो, जिसका भाग उसमें जाए। और अपवर्त का मतलब होता है गुणज, जिसका मतलब होता है कि उसका पहाड़ा। एक तरीके से याद कर लेंगे उसका पहाड़ा या उसके मल्टीपल्स। ठीक है, तो अपवर्तक जैसे में लिखने हैं कि 12 के अपवर्तक लिखो, 12 के अपवर्तक लिखो। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आता है तो 12 के अपवर्तक क्या होंगे, 12 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा और 12 का जाएगा। ये क्या हो गए अपवर्तक। लेकिन अगर 12 के हम अपवर्त लिखें, क्या लिखें अपवर्त, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, तो लिखेंगे 12 गुणा 1 12, 12 गुणा 2 24। ठीक है, इसके बाद 36 48 और ऐसे लिखते जाएंगे 60, जितने भी लिख सकते हैं। समझ गए, तो अपवर्त और अपवर्तक आपका इतना ही होता है। ठीक है,
तो इसमें आपको करना है, और इसके कुछ क्वेश्चन आपको समावर्तक और, ठीक है, समावर्तक और लघुत्तम के भी मिल सकते हैं। इसके बाद है भाज्य अभाज्य संख्याओं में अर्थ एवं लघुत्तम समावर्तक। भाज्य और अभाज्य संख्याओं में अर्थ। तो भाज्य संख्या में आपको पहले बता दिए हैं कि जिनके बहुत सारे गुणनखंड हो वो भाज्य, या दो से ज्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य, जिनके दो गुणनखंड हो वो अभाज्य, लेकिन एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। ठीक है, अगर हम मिल जाएगा तो उसको भाज्य में रखेंगे, अभाज्य में तो नहीं रख सकते क्योंकि दो गुणनखंड नहीं है। लेकिन ना अभाज्य के दो से ज्यादा गुणनखंड है, ना उसके दो गुणनखंड है, तो वो विषम संख्या तो होती है, बाकी ना भाज्य होती है ना भाज्य होती है, लेकिन फिर भी उसे हम भाज्य की कैटेगरी में रख लेते हैं। तो महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक आपको निकालने के लिए, जैसे मान लो कि ये दिया है 12, 48, 96, इनका महत्तम समावर्तक पूछा जाए तो आप किस उद्देश्य से निकालेंगे? डिवाइड मेथड। पहले तो छोटी संख्या को चुनेंगे, उससे बड़ी संख्या भाग देंगे, 12 चौक 48 चला गया। इससे अब इसी 12 का भाग तीसरी संख्या में देंगे तो 12 अट्ठे 96, ये भी चला गया। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया? 12। ठीक है, और भी बहुत सी मेथड है, लेकिन आपके में कोई मेथड की बात नहीं की, गुणनखंड मेथड है और से मेथड है, लेकिन आपको इसमें से करना है। लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए आपको गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए। कैसे गुणनखंड? लघुत्तम जब निकालेंगे तो आपको अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए। मान लो 12 और 20 का निकालते हैं तो ऐसे लिखेंगे 2, 2 छंग 12, 10, 2 से 3 5, 3 से 1 5, 5 से 1 1, 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 7, कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, तो ये आपका लघुत्तम समावर्तक है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 21, 29 और 21, 29 या यहाँ पे कर लेते हैं 23, 23, यहाँ पे कर लेते हैं 30, 23, 30 और 37 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा। बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 23, उससे 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21। फिर 30, इससे 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 28। और तीसरी संख्या है 37, 37 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 35। ये बचने के बाद इनका मासा निकालेंगे। 21 का भाग देंगे 28 में, 21 से कम 21, 7 बचा, 7 का भाग 21 में देंगे, 7 किए 21। जब पूरा कट जाता है तो 2 संख्या आती है, उसी का भाग किसमें देते हैं? 30 संख्या में। 7 का भाग 35 में देंगे तो 7 करना 35, आंसर 7 आ गया। ठीक है, इस प्रकार का सवाल आएगा। दूसरा सवाल आपका ऐसे लघुत्तम समावर्तक का आता है सेम। तो क्या करेंगे कि उनका लासा निकालेंगे और उसमें 5 जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे बड़ी से बड़ी की जगह पे क्या करते हैं? छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, तो फिर क्या हो जाएगा? आपको लासा निकालेंगे और उसमें जाके बाद में जो है 2 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। समझ गए? तो ये आपका अगला टॉपिक था। इसके बाद आपके बचे हैं प्रतिशत का अर्थ, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो प्रतिशत और बचा है, जिससे कि ज्यादातर क्वेश्चन आपके आते हैं। तो प्रतिशत की बात करते हैं। प्रतिशत में आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि दुनिया में जो भी चीज होती है वो अपने आप में 100% या 100% होती है। ठीक है,
अगर हमारे पास 2 रुपए हैं तो वो हमारे लिए 100% के बराबर है। किसी के पास 500 रुपए हैं तो वो उसके लिए 100% के बराबर है। ठीक है, तो दुनिया में जो भी चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो प्रतिशत का साइन या प्रतिशत का सीधा मतलब हम 100 से लेते हैं कि 100 में कितना। अगर कहीं प्रतिशत पूछा जाता है तो उसका मतलब सीधा क्या है कि ये चीज 100 में कितनी। ठीक है, 100 में 1, 100 में 2, 100 में 4। ठीक है, जैसे अगर आपको मान लो कि आपको 50 में, किसी व्यक्ति को 50 में 20 अंक मिले। कितने अंक मिले? 20 अंक मिले। 50 में 20 मिले, लेकिन वो पूछेगा कि 100 में कितने, ठीक है, या कितने प्रतिशत। ठीक है, तो उसका मतलब क्या कि 50 का गुना कितना? 100। तो इधर 20 का गुना कितना? 40। तो उसको कितने परसेंट अंक मिले? 40%। तो मतलब कि उसको 100 में कितने अंक मिले, तो क्या कहलाएगा? प्रतिशत। या कोई भी चीज 100 से तुलना करने पे हम उसको क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। तो जितनी भी चीजें आपकी 100 में कंपेयर जब कर दी जाती हैं तो उसे प्रतिशत कहते हैं। मान लेते हैं कि राम के पास 100 रुपए है तो 100 का 100% हो गया, उसके लिए 100 रुपए। किसी के पास, श्याम के पास 1 लाख रुपए है तो वो श्याम के 1 लाख रुपए भी 100% के बराबर, वो श्याम के 100% के बराबर है और 100 रुपए इधर राम के 100% के बराबर है। ठीक है, तो प्रतिशत का सीधा मतलब है 100 से। ठीक, तो अब प्रतिशत की बात करते हैं। तो प्रतिशत में कुछ फार्मूले आपको, कुछ चीज आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज आपको पता होनी चाहिए प्रतिशत की, कि प्रतिशत हमेशा 100 में निकाला जाता है। हमेशा 100 में निकाला जाता है। हमेशा कितने निकाला जाता है? हमेशा 100 में निकाला जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, किसी संख्या का हम प्रतिशत तब निकाल सकते हैं जब हमें उसकी वैल्यू पता हो, या हमें ये पता हो कि वो 100 के बराबर कितना। उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं, राम के पास 15,000 रुपए हैं। यदि वो 40% दान करना चाहता है, 40% दान करना चाहता है। वैसे आजकल कोई दान करता नहीं है, फिर भी दान करना चाहता है, तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? कितने रुपए बचेंगे? ठीक है, तो राम के पास टोटल 15,000 रुपए है, तो 15,000 रुपए उसके किसके बराबर है? उसके 100% के बराबर है। जो उसके 15,000 रुपए हैं वो उसके 100% के बराबर है। और वो कितना खर्च कर रहा है? 40%। तो मतलब वो 100 में कितने रुपए खर्च कर रहा है? 100 में वो खर्च कर रहा है 40 रुपए। तो कितने रुपए बचा रहा है? 60 रुपए। कितने रुपए बचाएगा? 60। जब वो 40 रुपए खर्च कर देगा तो कितने रुपए बचाएगा? 60 रुपए बचाएगा। तो 100 से कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। अब उसने कहा कितना बचाता है, तो बचाता कितना? 60%। तो हम निकालेंगे 15,000 का 60% और बटे कितना? 100। क्योंकि ये हमने 60 और 40 किसमें बांटे? आधार क्या है इसका? आधार है इसका 100। क्या आधार है इसका? 100। तो 100 में बांटे हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 2 जीरो 15 छक्का 90। कितना रुपए उसको बचेगा? 90 रुपए बचेगा। तो खर्च कितना करेगा? 6,000 रुपए वो खर्च कर देगा। अगर खर्च का पूछता तो हम किसको रखते? तो हम रखते 15,000 गुणे 40 बटे 100। ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो 15 चक्कू 60 और ये देखो आपके 6,000 रुपए आ गए। अगर वो खर्च पूछता तो ये आता, बचत पूछी है तो फिर ये आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको आधार हमेशा कितना मानना है? 100 का। अगर आप 100 का आधार मान ले गए और क्वेश्चन में कर ले गए तो आप हमेशा प्रतिशत क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इसका एक कॉन्सेप्ट और हम आपको बता रहे हैं कि आप एक चीज अगर सीख लो प्रतिशत में, कि जिसका मान दिया होगा उसको हम नीचे रखेंगे और जिसका निकालना होगा उसको ऊपर रखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में किसका मान दिया था? 15,000। 100 का मान दिया था, 100 हमने कहाँ रखा था? नीचे। निकालना किसका था? 60 का, तो हमने उसको कहाँ रखा था? ऊपर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए थे, हमारा कितना आ गया था? 9,000।
ठीक है। अब जैसे वो दूसरा क्वेश्चन कर दे, किसी संख्या का 40% देता है क्वेश्चन, किसी संख्या का 40% 2000 के बराबर है, 2000 के बराबर है। संख्या बताएं, क्या बताएं? संख्या बताएं। अब देखो इसमें उसने किसके बराबर की वैल्यू दी है? 40% के बराबर की कितनी वैल्यू दी है? 2000। और कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो मान किसका निकालना है? 100% का। तो किसका मान दिया है? 40 का दिया, तो 40 को कहाँ रख देंगे? नीचे। निकालना किसका है? 100 का। 100 को कहाँ रख देंगे? ऊपर। 4 एकम 4, 0 0 गया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। कितने की है? 5000। कितने की है? 5000। समझ गए? तो इस प्रकार आपको यहाँ तक हमने आपको बता दिया। जो आपके 2-3 टॉपिक छूट गए हैं, इसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। लेकिन आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को एक बार जरूर नज़र में देख के जाएं। अगर आपने इसको नहीं देखा और आप एक भी नंबर से फेल हो गए तो आप उसमें फेल माने जाएंगे। ठीक है। और आपका पूरा साल या कह सकते हैं 6 महीने आपके बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसी मोर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।